नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं, वर्दी सीरीज पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एग्जामनाथ चला रहा है, जिसमें आपको डेली जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल रही है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा जीएस मतलब जो सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा है प्रैक्टिस सेट 3, उसका पार्ट 2। जी हां, प्रैक्टिस सेट 3 पार्ट 2। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आपके लिए दो लाइन कि आपका मूल्य इससे नहीं तय होता है कि आप क्या हैं। आज आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य तय नहीं होता है, या इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जी हां, आपके अंदर कौन सी कैपेसिटी है, वो एकाग्रता लाइए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। इस बार वर्दी पार। जी हां, इस सर्दी वर्दी पार जुनून होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। जी हां, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। आपके सामने ऑप्शंस हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी। जी हां, आपको बताना है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक किस में होता है, लोहा में, एल्युमिनियम में, तांबा में या चांदी में। तो जी हां, सबसे ज्यादा चांदी जो है हमारा, यह विद्युत का सुचालक माना जाता है। जी हां, सुचालक माना जाता है कौन, चांदी सबसे ज्यादा। यहां पे प्रश्न क्या है, सर्वोत्तम। वो अलग बात है कि तांबे में भी होता है, एल्युमिनियम में भी होता है, बट यहां पे पूछा गया है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है। तो सर्वोत्तम विद्युत चालक हमारा यहां पे ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, चांदी में है। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है, वो सुचालक धातुएं कहलाती हैं, और चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। समझ में आया, यहां पे डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो जी हां, मैं आपको बता देता हूं कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सा गैस द्रव का प्रयोग होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। जी हां, रेफ्रिजरेटर जो आपके घर पे फ्रिज है वही रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न किया जाता है। इससे द्रव के रूप में अमोनिया गैस प्रयोग होती है। किस गैस का प्रयोग होता है द्रव के रूप में, तो अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस भरी होती है। कौन सी गैस, एक गैस होती है फ्रियान। तो वो फ्रियान गैस तांबे में भरी होती है, जो वाष्पीकृत होकर के रेफ्रिजरेटर में क्या पैदा करता है, ठंडक उत्पन्न करता है। तो समझ में आया कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव भरा रहता है। तो वो है हमारी कौन सी गैस है, तो वो हमारी गैस है अमोनिया। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, अगला प्रश्न हमारा है पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। नीति आयोग ये या नीति या ये। इसमें आपको बताना है कि जो हमारा पुनर्गठित योजना आयोग है इसका नया नाम क्या है। तो जी हां, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, NITI नीति आयोग इसका नया नाम रखा गया है। क्या रखा गया है, नया नाम क्या रखा गया है, तो यह रखा गया है NITI नीति आयोग। और ये कब रखा गया है, जो योजना आयोग है, तो योजना आयोग का पुनर्गठित जो नया नाम है वह NITI नीति है। लेकिन नीति आयोग का नाम कब पड़ा, योजना आयोग से नीति आयोग कब कहा जाने लगा, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015। जी हां, 1 जनवरी 2015 ध्यान रखिएगा। जो योजना आयोग है उसी का दूसरा नाम, उसका नया नाम जो है वो क्या रखा गया, तो वह रखा गया नीति आयोग। NITI आयोग मतलब नीति आयोग। अब नीति का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
मतलब यहां पे पहला हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, क्या चीज, किस चीज का ट्रांसफॉर्मिंग, इंडिया का। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब रखा गया योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग, तो 1 जनवरी 2015 को पुनर्गठित करके इसका नया नाम नीति आयोग रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जी हां, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, प्रधानमंत्री होता है। तो जब योजना आयोग नाम था तब भी उसका जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता था, तो वह होता था हमारा प्रधानमंत्री। और अगर हम बात करें नीति आयोग, इससे पहले कि में भी हमने आपको बताया जो नीति आयोग है वो योजना आयोग का ही नया नाम है, तो उसमें भी हमारा जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री ही मेरे प्यारे दोस्तों होता है। समझ में आया, जब योजना आयोग नाम था तब भी उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, और जब उसका नया नाम 1 जनवरी 2015 को रखा गया तब भी उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वह प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग जो नीति वर्ड है इसका फुल फॉर्म है NITI जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नीति आयोग जो NITI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहां पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा राज्य है भारत में गन्ने के उत्पादन के मामले में, तो जी हां उत्तर प्रदेश, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने के उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। और जो हमारा भारत देश है यह गन्ना उत्पादन में देश में नहीं विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। जी हां, गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो वह होता है उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या किया गया है, व्यापारिक फसल नहीं है, कोको, जूट, बाजरा या कपास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है मेरे प्यारे दोस्तों बाजरा, सी, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, ये जो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें व्यापारिक फसल नहीं है ये पूछा गया था। तो कोको एक व्यापारिक फसल है, जूट एक व्यापारिक फसल है, कपास एक व्यापारिक फसल है, बट बाजरा हमारा व्यापारिक फसल नहीं है। तो यहां पे जो प्रश्न किया गया था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो वह फसल, अब सबसे पहले यहां पे आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होगी कि आखिर जो व्यापारिक फसल होती है ये क्या होता है। ठीक है, ये तो जान गए कि बाजरा वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, बट व्यापारिक फसलें क्या होती है, तो वह फसल जो किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है उसे नकदी या व्यापारिक फसलें कहते हैं। वह फसल जो किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नकदी फसल या व्यापारिक फसल। और जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा गन्ना है, जूट है, कपास है, तंबाकू है, कोको है, ये सब हमारे व्यापारिक फसलें हैं, जबकि बाजरा हमारा इसमें व्यापारिक फसलों के अंतर्गत नहीं आता है। किसान हमारे व्यापारिक फसलों के अंतर्गत बाजरे का उत्पादन नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है। कौन सी मिट्टी उचित है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जी हां, निम्न में से पूछा गया था गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उचित है, तो दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी मानी जाती है। जी हां, दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी दोमट मिट्टी को माना जाता है। और ये जो हमारी मिट्टी होती है ज्यादातर रेत और खाद का मिश्रण होता है। जी हां, रेत और
खाद का मिश्रण ही जो होता है वो हमारी दोमट मिट्टी होती है। और जो दोमट मिट्टी है वो गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो बिल्कुल आपको ये डाउट समझ में आ रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक तो मेरे लिए जरूर बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, जिससे आपके जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर डेली जो आपको जीएस हिंदी की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल रही है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है नीली क्रांति संबंधित है। जी हां, नीली क्रांति संबंधित है कृषि से, मत्स्य पालन से, दूध से या ऊन से। तो जो नीली क्रांति है यह मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन, जिसको हम मछली पालन भी बोल सकते हैं, तो यह मछली पालन से संबंधित है। जी हां, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य पालन, मत्स्य का मतलब ही होता है मछली, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, मत्स्य पालन से संबंधित है। अगर हम बात करें कृषि की तो कृषि जो है वो हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं अंडे की तो वो रजत क्रांति के अंतर्गत आता है। जबकि हम बात करते हैं दूध की तो यह श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारा जो मछली उत्पादन है, जो मत्स्य पालन है, वह किसके अंतर्गत आता है? तो वो नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है नेपच्यून के अलावा और किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? जी हां, नीला ग्रह नेपच्यून को तो बोला जाता है, आपको बताना है वो दूसरा कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या जुपिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला दिखाई पड़ता है, और इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जी हां, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण जब अंतरिक्ष से इसको देखा जाता है तो यह नीला दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि इसको मतलब पृथ्वी को क्या बोला जाता है? पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। चलिए समझ में आ गया यहां पे नेपच्यून के अलावा और किस ग्रह को नीला ग्रह बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी को नेपच्यून के अलावा नीला ग्रह बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? जी हां, यहां पे ध्यान दीजिए, सीलोन वो कौन सा देश है जिसको पहले हम सीलोन के नाम से जानते थे? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या सूरीनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, श्रीलंका को ही प्राचीन समय में, पुराने समय में पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल यहां पे ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो यहां पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन किससे प्राप्त करते हैं? मृदा जल से, धूप से, मृदा से या वायु से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, मृदा जल से, जी हां, मृदा जल से ही जो है पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पूछा गया था निम्नलिखित स्रोतों में किसके माध्यम से? तो हाइड्रोजन के माध्यम से ही पौधे मृदा जल के माध्यम से ही पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए जो कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? क्लोन, टोटीपोटेंसी, कैलस या प्लूरीपोटेंसी। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर है वो है टोटीपोटेंसी के रूप में। जी हां, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए जो कोशिका के गुण को हम टोटीपोटेंसी के रूप में जानते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, टोटीपोटेंसी यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? जी आपको बताना है मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्न्याशय या तिल्ली या
पित्ताशय। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, अग्न्याशय जो है वो मानव शरीर का अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। अब यहां पे इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है मेरे प्यारे दोस्तों। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यह मानव शरीर के रक्त में शर्करा को मतलब शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और इसकी कमी से ही, इंसुलिन की कमी से ही क्या रोग होता है? कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, जिसको हिंदी में मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। तो मधुमेह हो जाता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और जो अग्न्याशय है यह एक मिश्रित ग्रंथि भी है, ध्यान रखिएगा। तो मानव शरीर का कौन सा इंसुलिन पैदा करता है? अग्न्याशय पैदा करता है। इंसुलिन की कमी से ही कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज रोग, जिसको हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। और ये जो अग्न्याशय है यह एक मिश्रित ग्रंथि भी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिन या बायां आलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, बाएं निलय से महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। कहां शुरू होती है? तो बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। और यह भी आपको बता देते हैं कि यह जो है वो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। जी हां, ये क्या है? ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और इसका जो व्यास होता है, जी हां, इसका जो व्यास होता है वह कितने सेंटीमीटर होता है? तो ध्यान रखिएगा 3 सेंटीमीटर होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी भी मानी जाती है। तो चलिए, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर किया करिए, कमेंट किया करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो घेंघा रोग है वो किसकी कमी से होता है? जी हाँ, जो घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? क्लोरीन की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है या कैल्शियम की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, जी हां, जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। जी हां, किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और जो घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी जो थायराइड ग्रंथि है उसका आकार बढ़ जाता है। और यह रोग मुख्यतः आयोडीन की कमी के कारण ही मेरे प्यारे दोस्तों होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। याद रखिएगा, जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एक वर्णार्ध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? जी हां, आपको बताना है एक वर्णार्ध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? हरा लाल, नीला लाल कि नीला हरा या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, एक वर्णार्ध व्यक्ति जो होता है वह हरा और लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। ध्यान रखिएगा, किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो यह हरा और लाल। जी हां, जो वर्णार्धता होती है यह एक आनुवांशिक रोग है। जो वर्णार्धता होती है वो एक आनुवांशिक रोग है। और इसकी खोज जानते हैं किसने की थी? तो इसकी खोज डाल्टन साहब, जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सन 1794 ईस्वी में किया था। डाल्टन ने किया सन 1794 ईस्वी में किया था। और इस रोग में जो वर्णार्ध व्यक्ति होता है वो हरा और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है जातक कथा संबंधित है। जी हां, ये जो जातक कथाएं हैं, ये जातक जो कथा है यह किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी जी से? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। जी हां, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध से ये संबंधित है। और जो जातक कथाएं, ये जातक कथा है क्या? ये कौन सी चीज है भाई? जातक कथा क्या है? ठीक है, ये तो जान गए कि जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। बट गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन जातक कथा क्या है? तो दोस्तों बता देता हूं आपको, जो जातक कथाएं हैं ये महात्मा गांधी के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। इनमें 35 कहानियां हैं। जातक कथाओं में टोटल की कहानियों की संख्या कितनी है? 35। 35 कहानियां हैं।
जिनका जो संकलन किया गया है उसका उद्देश्य जो था वो किसके लिए किया गया था, तो उपदेश देने के लिए इन कहानियों का संकलन किया गया था। इनकी जो रचना का समय अगर हम करें कि जो जातक कथाएं हैं इनकी रचना कब की गई थी, तो 3री शताब्दी से पूर्व में जातक कथाओं का रचना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। जी हाँ, जो उपनिषद है यह आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। जी हाँ, ये जो हमारी रचनाएं हैं उपनिषद जो है यह ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन करता है। और प्यारे दोस्तों एक बात और बता देता हूं, जो उपनिषद है तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। जी हां, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी है तो ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या 108 है। ध्यान रखेंगे ना, उपनिषद को क्या बोला जाता है? यह भी प्रश्न आ सकता है कि उपनिषद को किस नाम से और जानते हैं, तो वेदांत से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 108 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन या काली मिर्च। तो इसका जो राइट आंसर है, जी हां, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज निर्यात की जाती थी, तो सूती वस्त्र किया जाता था। जो सिंधु सभ्यता है यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता में निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की अगर हम बात करें तो जैसे सूती वस्त्र हो गया, आपके हाथी के दांत हो गए, आपके मनके हो गए, ये सभी चीजें सिंधु सभ्यता में निर्यात किए जाते थे। तो समझ में आया होगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दिया करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे समय समय पर आपको अनवरत वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।